नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कब अप्लाई करना चाहिए, क्यों अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई करना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस जहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना कंपलसरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले, अगर मैं कोई सामान बेचता हूँ, मैं कोई गुड्स सप्लाई करता हूँ, तो मेरे केस में मेरी जो लिमिट है वो है 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। 20 लाख की जो लिमिट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या जो कुछ हिली स्टेट्स हैं उनके लिए है, जो हैं पुडुचेरी, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा। इन 9 के अलावा जो अन्य राज्य हैं उनके लिए जो लिमिट है वो है 40 लाख रुपए की, अगर मैं गुड्स बेचता हूं तो। बट अगर मैं कोई सर्विस देता हूं, मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं जॉब वर्क सर्विस करता हूं, मैं कोई इंटीरियर सर्विस देता हूं, तो मेरे लिए जो लिमिट है वो इन 9 राज्यों में 10 लाख रुपए तक की है। इनके अलावा किसी राज्य से मैं अगर मैं काम करता हूं तो मेरी लिमिट 20 लाख रुपए की है। अगर मैं दोनों करता हूं, मैं गुड्स भी करता हूं, सपोज मैं अपना कोई सामान बेचता हूं और किसी दूसरे अदर पर्सन के लिए मैं जॉब वर्क भी करता हूं, देन उस केस में जो मेरी लिमिट रहेगी वो 20 लाख रहेगी फॉर अदर स्टेट्स, एंड जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए 10 लाख की लिमिट रहेगी। आइए बात करते हैं 10 ऐसी कैटेगरी जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी होता है, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी हो। यानी उन पर जो टर्नओवर की लिमिट मैंने आपको बताई वो एप्लीकेबल नहीं होती। सबसे पहली कैटेगरी है इंटर स्टेट सप्लायर्स। यानी अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचता हूं तो मेरे लिए लिमिट अप्लाई नहीं होती और मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। सपोज मैं अगर दिल्ली से हूं, मैं हरियाणा माल बेचता हूं, मैं यूपी माल बेचता हूं, देन इस केस में मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। मेरे लिए 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती। मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बिजनेस, उड़ान। इस तरीके मैंने कोई पोर्टल क्रिएट करा हुआ है, एक ई कॉमर्स लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है जिसके थ्रू माल बेचते हैं, तो मुझे भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हूं, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर की मैं सर्विस लेता हूं, उसके थ्रू मैं अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाता हूं। तो मैं जो सप्लायर हूं, जो उनकी सर्विस ले रहा हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, बिजनेस ऐप, इनके थ्रू मैं सामान बेचता हूं, मुझे भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं किसी का एजेंट हूं, एज अ प्रिंसिपल मैं किसी का सामान बेचता हूं, तो मुझे भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। जैसे ये चौथी कैटेगरी थी हमारी। 5वीं कैटेगरी, अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो एक स्टेट में तो उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बट किसी अन्य राज्य में जब वो काम करने जाते हैं वहां उनका कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, टेम्पररी या ओकेजनली कभी वो काम करने वहां जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मैं बाहर से आता, कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसको भी इंडिया में जीएसटी नंबर कंपलसरी है अगर वो ओकेजनली भी काम कर रहा है तो। मैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूं, कोई हेड ऑफिस है जो इनवॉइसेस सारी कलेक्ट करता है और अपनी उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो ब्रांचेज यूज करती हैं, उसको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया के बाहर से सर्विस देता है इंडिया में नॉन रजिस्टर्ड पर्संस को, उसको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। जीएसटी के अंदर मुझे टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है तो मुझे भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी में, अगर मेरे ऊपर वो अप्लाई होता है तो मुझे भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। वही बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। जो 40 लाख 20 लाख की जो लिमिट मैंने बताई, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपकी सेल होती है उसमें टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, सर्विस का, वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इंटरस्टेट सप्लाई आपकी इंक्लूड की जाएगी। आपके पैन के थ्रू जो भी सेल की जा रही है उन सबका एग्रीगेट मिलाया जाएगा सभी स्टेट्स का, यानी पैन इंडिया बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं इस लिमिट को टैक्सेस को हटाकर, यानी बिफोर टैक्सेस जो फिगर आपकी आती है वो कंसीडर की जाती है इस एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है उसको कंसीडर करने में। अब आइए बात करते हैं, अगर मुझे जीएसटी नंबर, सपोज अब आपको पता लग गया कि आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपना काम कर सकते हैं जो आपकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली, बट आपको जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है, उस केस में आप क्या करें। उस केस में फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने दिनों में आता है। जनरली 7 वर्किंग डेज का टाइम है डिपार्टमेंट के पास आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। जब आपने एक बार एप्लीकेशन फाइल कर दिया उसके 7
वर्किंग डेज के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन को तो अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे या उसमें कोई क्वेरी लगाएंगे। प्रैक्टिकली आज के दिन में वन शॉट में रजिस्ट्रेशन बहुत कम आ रहे हैं, एक कोई ना कोई क्वेरी जरूर आती है। तो क्वेरी आएगी, उसमें जो भी क्वेरी है उनको आप रिजोल्व करिए, फिर रिप्लाई फाइल करिए। उस रिप्लाई से 7 डेज फिर उनको मिलेंगे डिपार्टमेंट को उसको अप्रूव करने के लिए, और वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपकी। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपको जीएसटी में मिल जाएगा, या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है अगर आपने रिप्लाई एज पर क्वेरी नहीं किया तो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए? डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं पर्सन टू पर्सन। लाइक अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, कंपनी हूं तो उसके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके डॉक्यूमेंट अलग है। बेसिकली जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब में वो चाहिए होते हैं। लाइक अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरा केवाईसी, मेरा पैन, मेरा आधार, मेरा पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्लस मुझे जो मेरा बिजनेस प्रीमाइसिस है उसके डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं, जो सब में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर मेरा वो ओन्ड है तो मेरे पास प्रॉपर्टी पेपर होंगे, एमसीडी की टैक्स रसीद होगी, जो मैंने डिपोजिट करा है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी रिसीट, प्लस लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैक्सिमम 2 महीने पुराना हो सकता है, इससे पुराना ना लगा। अगर मेरा ओन नहीं है, रेंटेड है, तो रेंट एग्रीमेंट वो रजिस्टर्ड या नोटराइज दोनों चलता है, एनओसी फ्रॉम लैंडलॉर्ड, और बिजली का बिल एज यूजुअल रिक्वायर्ड है। ना ही रेंटेड है ना ही ओन्ड है। सपोज मेरे फादर के नाम पर है प्रॉपर्टी या मेरे ब्रदर के नाम पर है, तो उनसे ना मैंने रेंट पे ली है और ना मेरी अपनी है, तो उस केस में कंसेंट लेटर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कंसेंट लेटर भी वैलिड होता है, जिसमें आपको वो कंसेंट देते हैं कि उनकी सहमति से आप उस प्रीमाइसिस पे वहां काम कर सकते हो। तो बेटर है जो भी एनओसी हैं या उनको प्लेन पेपर की जगह स्टैम्प पेपर पर लगाएं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से अप्रूवल हो। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। प्लस एक चीज और, अगर आप रेंट एग्रीमेंट लगाते हैं या सपोज आप कंसेंट लेटर भी लगाते हैं जिसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया, तो अगर रेंट एग्रीमेंट की बात करें उसमें 2 विटनेस भी होते हैं, किराएदार होता है और मालिक होता है, यानी जो मकान मालिक है वो हुआ, प्रॉपर्टी का जो ओनर है। तो उस केस में इन चारों के केवाईसी होते हैं। आप ओनर हैं तो आपने अपने पहले ही लगा चुके हैं। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड, आधार कार्ड भी लें, जो दोनों विटनेस है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड भी लें, और उनको साथ में कोशिश करें अटैच करें, तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आ सकता है। क्योंकि जनरली इन्हीं चीजों की वजह से बार बार क्वेरी आती है, और अगर आप कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं या इसका प्रॉपर्ली रिप्लाई फाइल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें, अपना जीएसटी नंबर सही से अप्लाई करें। फिर भी आपको कोई इशू होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, आपको रिजॉल्व करेंगे। और आइए, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अधिक से लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी भी जो क्वेरीज हैं जीएसटी से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो सके और वो इस कंसेप्ट को समझ सके।